18th सेंचुरी के एंड में साउथ इंडिया की जमीन पर तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और बारूद की बू फैल चुकी थी। चारों तरफ युद्ध की आग थी और उस आग के बीच एक ऐसे इंडियन रूलर का नाम गूंज रहा था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि सामने आने वाले अंग्रेजों के हाथ कांप जाते थे। बैटल ऑफ पोलिलोर में उसके बनाए रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्मी पर ऐसी आग बरसाई कि पूरा मैदान धुएं से भर गया। अंग्रेजों ने पहली बार किसी भारतीय हथियार से इतना नुकसान झेला था। ये इंडियन रूलर कोई और नहीं बल्कि मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने जंग की राख में भी मैसूर को एक नए युग की तरफ बढ़ाया। सड़कें बनवाई, नहरें खोदी, व्यापार बढ़ाया और मैसूर की इकोनॉमी को मजबूत किया। धीरे धीरे जब भारत के ज्यादातर शासक अंग्रेजों के सामने झुक गए, तब भी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के आगे सीना तान कर खड़े थे। उनको सर कटाना मंजूर था मगर सर झुकाना नहीं। लेकिन टीपू सुल्तान की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ वो ब्रेव, विजनरी और रिफॉर्म माइंडेड रूलर थे, तो दूसरी तरफ उनका दूसरा पहलू उतना ही डरावना था। उनका कहर हिंदुओं और ईसाइयों पर बुरी तरह बरसा। उन्हें क्रूर जिहादी कहा गया, जिसने हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। कोडागू में मंदिर तोड़े, चर्च जलाए और शहरों के नाम तक बदल दिए। उनकी तलवार पर लिखा था कि मेरी तलवार काफिरों के लिए बिजली का प्रहार है। उनके पत्रों में जिहाद की हुंकार थी और उनके दरबार में फारसी की हुकूमत थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असल में कौन थे टीपू सुल्तान? वो भारत की धरती पर मॉडर्न रॉकेट्स बनवाने वाले पहले विजनरी थे या फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले एक कट्टर शासक? क्या टीपू सुल्तान एक देशभक्त हीरो थे या फिर इतिहास के सबसे विवादित शासक? मिड 18th सेंचुरी में साउथ इंडिया एक तूफानी दौर से गुजर रहा था। मैसूर का साम्राज्य चारों ओर से मराठों, निजामों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तिशाली ताकतों के बीच फंसकर अपनी लड़ाई लड़ रहा था। युद्ध क्षेत्र तलवारों की खनक और तोपों की गड़गड़ाहट से गूंज रहे थे। षड्यंत्र हर गली नुक्कड़ में पनप रहे थे। ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही भारत की इस समृद्ध जमीन पर अपने एम्पायर का झंडा गाड़ने की दौड़ में लगे थे। इसी उथल पुथल भरे समय में 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में एक मिलिट्री लीडर के घर टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। जन्म होने पर उनका नाम सुल्तान फतेह अली साहब रखा गया था, लेकिन एक लोकल मुस्लिम सेंट टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उन्हें प्यार से टीपू सुल्तान कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मैसूर की रियासत के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्जर थे, जिन्होंने 1758 में मराठों की सेना को पराजित किया। इस शानदार जीत का परिणाम ये हुआ कि हैदर अली मैसूर की सेना के कमांडर इन चीफ बने। फिर बाद में सुल्तान बने और 1761 आते आते वो पूरे मैसूर स्टेट के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गए। ये उनके बेटे टीपू के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होने का अवसर था जहां पावर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी ही सब कुछ थी। चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और छोटे टीपू अपने पिता की वीरता को देखते हुए बड़े हो रहे थे। हैदर अली खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपने बेटे को राज्य के बेस्ट टीचर से एजुकेशन दिलवा रहे थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और शूटिंग जैसी वॉरियर स्किल्स के साथ साथ उर्दू, पर्शियन और अराबिक जैसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस भी सीखी। हैदर अली के फ्रेंच मिलिट्री एडवाइजर्स ने टीपू को मॉडर्न वॉरफेयर एंड स्ट्रेटजीज में ट्रेन किया। फ्रेंच जो ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर के सहयोगी थे, उन्होंने टीपू को आर्टिलरी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बारीकियां सिखाई। यंग एज में ही टीपू का दिमाग एक वॉरियर एंड स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करने लगा था। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी और मैसूर उसके एम्बिशंस के रास्ते में एक बड़ा कांटा बनता जा रहा था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला करने के लिए मराठों और हैदराबाद निजाम के साथ गठबंधन कर लिया। मैसूर इन तीन शक्तियों के सामने अकेला खड़ा था। 1767 में पहला एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ और इसमें हैदर अली ने अपने 16-17 साल के बेटे टीपू को भी शामिल किया। इतनी कम उम्र में टीपू ने वॉर जोन में जब कदम रखा तो उन्होंने अपने साहस से दुनिया को दिखा दिया कि वो कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं है। मालाबार पर एक हमले के दौरान उन्होंने 2-3 हजार सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी छोटी टुकड़ियों का इस्तेमाल हिट एंड रन रेड्स में किया, जिससे ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन टूट गया। उनकी चतुराई ऐसी थी कि उन्होंने भारी सुरक्षा वाले किले में छिपे मालाबार के चीफ के परिवार को कैद कर लिया। इस जीत ने न केवल मालाबार के चीफ को सरेंडर करने पर मजबूर किया, बल्कि आसपास के अन्य स्थानीय नेताओं ने भी मैसूर की ताकत के सामने घुटने टेक दिए।
हैदर अली को अपने बेटे की इस अचीवमेंट पर गर्व था। उन्होंने टीपू को 500 घुड़सवारों की कमान सौंपी और मैसूर के 5 जिलों का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हवाले कर दिया। मैसूर की हवाएं अब टीपू की बहादुरी की गवाह बन रही थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिश सेना आगे बढ़ रही थी और टीपू को पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। हर रात वो अपने तंबू में नक्शे देखते, रणनीतियां बनाते और अपने पिता की सलाह याद करते। ये एक्सपीरियंस उन्हें और मजबूत बना रहा था। टीपू को कई बार अलग कमान देकर छोटे कैंपेन्स चलाने दिए गए, जो एक टीनेजर प्रिंस के लिए बहुत रेयर था। इस दौरान टीपू ने यह भी साबित किया कि वो न केवल तलवार से बल्कि डिप्लोमेसी से भी लड़ सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान चूंकि ब्रिटिशर्स को निजाम और मराठास का साथ मिला हुआ था, इसलिए हैदर अली इस अलायंस को तोड़ना चाहते थे ताकि अंग्रेज अकेले पड़ जाए और उन्हें फिर हरा दिया जाए। हैदर अली ने किसी तरह से मराठास के साथ पीस स्टैब्लिश कर ली और हैदराबाद निजाम को अपने पक्ष में लाने की जिम्मेदारी टीपू को सौंप दी। युवा राजकुमार ने नकद, गहने, 10 घोड़े और 5 ट्रेंड एलिफेंट्स जैसे शाही उपहारों के साथ निजाम के शिविर में प्रवेश किया। उनकी ओरेटरी एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स ऐसी थी कि केवल 1 हफ्ते में उन्होंने निजाम को ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैसूर के साथ अलायंस करने के लिए मना लिया। इस सफलता के बाद अंग्रेज अकेले पड़ गए और मैसूर की सेना ने कोस्टल एरियाज पर छापेमारी कर ब्रिटिशर्स के कब्जे वाले किलों और शहरों को एक-एक कर छीन लिया। उनकी सेना ने मद्रास को घेर लिया और ब्रिटिशर्स को इतना दबाव झेलना पड़ा कि अपनी शर्मनाक हार के चलते 1769 में उन्हें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी ने प्री वॉर बॉर्डर्स को बहाल किया और मैसूर की ताकत को साबित किया। ये टीपू के लिए पहली बड़ी जीत थी जिसने उन्हें एक उभरते योद्धा के रूप में स्टैब्लिश किया। मैसूर की धरती अब उनके साहस की गवाही दे रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के मन में मद्रास की संधि खटक रही थी। वो चुप नहीं बैठे बल्कि नई योजनाएं बनाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती कॉलोनियल एम्बिशंस और मैसूर के प्रति उनकी चालबाजियों ने एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़का दी। हैदर अली को ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से खतरा महसूस हुआ और उन्होंने ब्रिटिशर्स के सहयोगी कर्नाटक पर हमला बोलकर दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान, जो अब करीब 30 साल के थे और युद्ध कला में माहिर हो चुके थे, वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक तूफान की तरह उभरे। इस वॉर में बैटल ऑफ पोलिलुर के दौरान सितंबर 1780 में उन्होंने 10,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ कर्नल विलियम बैली की कंबाइंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी को घेर लिया। टीपू की आर्मी के पास बेहतर बंदूकें थी, बेहतर आर्टिलरी थी और उनकी कैवलरी टैक्टिक्स के मामले में ब्रिटिशर्स से कहीं आगे थी। इस जंग में टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी ताकत उनके रॉकेट्स थे। उनके मैसूर रॉकेट्स, जो लोहे की नलियों में भरे गन पाउडर से बने थे, 2 किलोमीटर तक दुश्मनों को भस्म करने की ताकत रखते थे। मैसूरियन इन्फेंट्री की हर ब्रिगेड के साथ करीब 200 रॉकेटमैन तैनात थे और कुल 16 से 24 ब्रिगेड्स थी। उनके सैनिक अपने ऊंटों से भी रॉकेट्स फायर कर सकते थे, जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। उनकी सेना ने ब्रिटिश गन पाउडर स्टोर्स पर